वेलकम टू एस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा के लिए लाइव क्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज शामिल होगा। आज आपका झारखंड सामान्य अध्ययन से एमसीक्यूज टाइप के वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस किया जाएगा, जिसका एपिसोड 1 है। जो आपके साथ ये लाइव सेशन डिस्कस किया जाएगा उसमें हमने 2 तरह के क्यूज को शामिल किया हुआ है, जिसमें पहला क्यूज जो होगा आपका झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि डेली 7 AM से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और दूसरा आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जो अन्य सेगमेंट है प्रारंभिक परीक्षा के GS 1 में, उससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। ये आपका डेली 9 AM से आपके साथ हम लोग लाइव चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग जो कि झारखंड सामान्य अध्ययन पर बेस्ड है, उससे चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, झारखंड में मुंडा राज्य, जिसे हम लोग सुतिया नागखंड के नाम से जानते हैं, से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि आपके ऑप्शन के रूप में है, उनमें से फाइंड आउट करना है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन हम लोग स्टडी करते हैं, झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं की प्रधानता थी और राज्य निर्माण की प्रक्रिया भी उन्होंने ही सर्वप्रथम शुरू की। दूसरा है आपका, सुतिया ने अपने राज्य को 8 गढ़ों में एवं 24 परगनों में विभक्त किया था। तीसरा पॉइंट है आपका, छोटा नागपुर में रीता रीसा मुंडा प्रथम मुंडा जनजातीय नेता था। और चौथा पॉइंट है आपका, प्रथम मुंडा जनजातीय नेता ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन जो है आपका वो गलत है। आपको इसमें से गलत कथन फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले आपको जो इसके रिलेटेड फैक्ट है, आपका जो तथ्य है, उसे हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि जो मुंडा राज्य था सुतिया नागखंड, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में जनजातियों की जो प्रधानता थी, मुंडाओं की प्रधानता थी, जिसमें कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया भी उन्होंने ही सर्वप्रथम छोटा नागपुर में शुरू की थी। और उनका जो जनजातीय प्रमुख नेता, प्रथम मुंडा जनजातीय प्रमुख नेता, जिसे रीता रीसा के नाम से जाना जाता है, जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की थी, उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और नए राज्य का नाम दिया था सुतिया नागखंड। अब बात करते हैं सुतिया नागखंड का जो परगना था या फिर जो राज्य को डिवाइड किया गया था, विभक्त किया गया था, किस तरह से किया गया था। सुतिया ने अपने राज्य को 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया था, जिसमें कि 7 जो गढ़ थे आपका, लोहगढ़, जिसे हम लोग आज के डेट में लोहरदगा के नाम से जानते हैं, हजारीबाग, जो आज भी वही नाम है आपका, पलूनगढ़, जिसे आज के डेट में पलामू के नाम से जानते हैं, मानगढ़, जिसे आज के डेट में मानभूम के नाम से जानते हैं, सिंहगढ़, जिसे आज के डेट में सिंहभूम के नाम से जानते हैं, केसलगढ़, और 7वां था आपका सुरगुज गढ़, जिसे हम लोग सुरगुजा के नाम से आज के नाम से जानते हैं। इसके ये आपका 7 गढ़ थे। इसके अलावा 21 परगना था, जिसमें कि ओमदंडा, दोईसा, खुखरा, सुरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहट, गिरगा, बिरुवा, फिर आपका लचरा है, बीरना है, फिर सोनपुर, बेलाखादर, बेलसी, तमाड़, लोहारडी, खरसिंग, उदयपुर, बुनाई, कोरिया, चंगमकर, इनमें कुछ परगनों के नाम भी आज भी क्या है, यथावत बने हुए हैं, और बहुत सारे नाम के चेंज भी हो चुका था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहां पर 7 गढ़ है और 21 परगना में विभक्त है। अब यहां पर आते हैं प्रश्न में, जो कि यहां पर दिया हुआ था, इसमें से फाइंड आउट करना था कि कौन सा कथन है आपका जो गलत है। इसमें आपको देखा होंगे, पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहां पर झारखंड में जनजातीय का जो मुंडाओं की प्रधानता थी और इन्होंने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। दूसरा पॉइंट है जो कि बिल्कुल गलत है, सुतिया ने अपने राज्य को 8 गढ़ों एवं 24 परगनों में विभक्त किया, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हमने बताया कि 7 गढ़ था और 21 परगना था, तो ये आपका पॉइंट नंबर बी आपका रॉन्ग है। पूछा भी यही गया था कि कौन सा रॉन्ग पॉइंट है, तो आपका राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा, बी।
बाकी आपका सी और डी भी आपका बिल्कुल सही है। जो प्रथम जनजातीय मुंडा थी रीसा मुंडा के नाम से जानते हैं, और सर्वप्रथम जो प्रथम मुंडा जनजातीय नेता सुतिया पाहन को चुना गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 2, पलामू का रक्सेल वंश से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है आपका पलामू में प्रारंभ से रक्सेलों का आधिपत्य था। दूसरा है आपका इस समय की महत्वपूर्ण जनजातियां खरवार, गोंड, माहे, कोरवा, पहाड़िया तथा किसान थी। तीसरा पॉइंट है आपका रक्सेल राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे। और चौथा पॉइंट है आपका उपयुक्त सारे कथन सत्य है। इसमें से आपको फाइंड आउट जो करना था आपका कि गलत कथन फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें इन 3 कथनों में, चूंकि चौथा पॉइंट तो आपका सत्य के बारे में बोल रहा है कि ऊपर का जितना कथन है वो सत्य है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं कि पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रारंभ से ही पलामू, जिसे हम लोग आज के नाम में भी पलामू के नाम से ही जानते हैं, वहां पर प्रारंभ से ही रक्सेलों का आधिपत्य था। उसके बाद आपका उस समय की जो महत्वपूर्ण जनजातियां था बिल्कुल सही आपका दिया हुआ था। और तीसरा पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऐसा माना जाता है कि जो रक्सेल थे राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे। तो 1, 2, 3 तीनों पॉइंट करेक्ट है, इसीलिए राइट आंसर आपका यहां पर रेडी होगा, क्योंकि कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3, अकबर की सेना ने झारखंड राज्य पर कब आक्रमण किया था? मध्यकालीन जो झारखंड है उससे संबंधित है आपका, सिर्फ आपको इसमें से डेट बताना है। ऑप्शन है आपका 1585, 1685, 1575 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। संबंधित तथ्य देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, झारखंड और जो मुगल काल शासन था उसका बहुत ज्यादा जुड़ाव जब से मुगल शासन आया था उसी समय, खासकर जो झारखंड का क्षेत्र था हीरा के लिए जाना जाता था, वहीं से प्रारंभ हुआ था। क्योंकि जब ये मुगल इस राज्य से, जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उससे गुजरते हुए जब जो आपका पश्चिम बंगाल, कोलकाता है, अन्य शहरों में जाते थे, उससे इनकी नजर इन क्षेत्रों पर पड़ी थी। उसी समय से इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए भी मुगल शासन ने अपना प्रारंभ किया था। तो अकबर की सेना ने झारखंड पर जो आक्रमण किया था वो 1585 ईस्वी में किया था। इसके बाद यहां के राजा ने अकबर को जो कर देना है, टैक्स देना स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4, तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार 1615 से 16 ईस्वी में इब्राहिम खान ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर किस नदी पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है आपका स्वर्णरेखा नदी, औरंगा नदी, शंख नदी, और डी है आपका उत्तरी कोयल नदी। संबंधित तथ्य देखते हैं। आपको बता दें, तुजुक ए जहांगीरी जो कि आपका एक पुस्तक लिखा गया है उसमें बताया गया है आपका कि 1615 से 16 ईस्वी में इब्राहिम खान ने झारखंड के क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उस समय जो शंख नदी थी उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब ये शंख नदी पर अधिकार लेने का क्या मतलब था, आखिर किस पर्पज से? तो उस समय शंख नदी हीरा के लिए प्रसिद्ध था। आपको इनिशियल में ही हमने बताया कि झारखंड में मुगल का आने का सबसे बड़ा रीजन था हीरा के लिए, झारखंड उनके लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। इस आक्रमण के समय वहां के राजा दुर्जाल सिंह, जो कि एक बहुत बड़ा हीरो का पारखी था, मतलब कि जांचने में हीरो का जो शुद्धता होता है उसके जांचने में दुर्जन साल बहुत बड़ा महारत हासिल था, जिन्हें गिरफ्तार भी कर ग्वालियर के किले में उन्हें कैद कर लिया गया था। 12 वर्ष बाद वहां से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6000 सालाना दे दिया और उसे शाह की पदवी भी दी गई थी। आखिर क्यों इसे मुक्त किया गया था? क्योंकि हीरो की पहचान करने में जो जहांगीर की मदद किया गया था दुर्जन साल के द्वारा, इसीलिए उसे मुक्त कर दिया गया था। तो इसका प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो शंख नदी। और ये शंख नदी क्यों फेमस है इसको ध्यान में रखिएगा, हीरा के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5, ताना भगत आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है आपका बिरसा मुंडा आंदोलन की समाप्ति के अप्रैल 1911 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ।
दूसरा पॉइंट है आपका, इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतराव राव थे। तीसरा है आपका, 1948 में देश की आजाद सरकार ने टाना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। संबंधित तथ्य देखते हैं। आपको बता दें, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में की गई थी। 1948 में देश जब आजाद हुआ था तो उस समय टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया गया था। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ टाना भगतों के आंदोलन की व्यापकता का एक तरह से प्रमाण था, उनकी कुर्बानी का यह आईना था। इसके बाद आपका इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा टाना भगतों की नीलामी की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया था। तो इस अधिनियम को ध्यान में रखिएगा जो 1948 में लाया गया था। इसमें प्रावधान यही था कि जो टाना भगत की नीलामी कर दी गई जमीन थी उसे अंग्रेजों के द्वारा जो कब्जा कर लिया गया था उन्हें वापस किया जाएगा। अब बात करते हैं जो प्रश्न संख्या 5 में जो पूछा था कि इनमें से गलत जो कथन है वो फाइंड आउट आपको करना था। तो यहां पर पहला कथन ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टाना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1914 से प्रारंभ हुआ था, न कि 1911 से। इसीलिए राइट आंसर आपका ए होगा। बाकी बी और सी पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6। अब यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके आधार पर मिलान करना है। एक साइड विद्रोह का नाम है और वो कब प्रारंभ हुआ था उसका साल दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। कोल विद्रोह 1831, टाना भगत आंदोलन 1911, भूमिज विद्रोह 1832, चेरो विद्रोह 1800। अभी हमने टाना भगत आंदोलन को बताया था तो आप इजीली इसको फाइंड आउट करते हैं। 1914 जो कि बिल्कुल यहां पर गलत है। यहां पर पूछा ही गया था कि कौन सा मिलान सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, कोल विद्रोह 1831 में प्रारंभ हुआ था, भूमिज विद्रोह भी 1832 में और चेरो विद्रोह भी आपका 1800 में, जबकि आपका टाना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर आपका यहां पर ए होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। कोल विद्रोह से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन फाइंड आउट करना है। पहला है आपका, छोटा नागपुर के लोगों ने यह विद्रोह किया था। बी है आपका, मानभूम में जहां सबसे अंत में विद्रोह हुआ भूमिज कोल्लो का नेतृत्व बड़ा भूमि के राज परिवार के गंगा नारायण सिंह कर रहे थे। सी है आपका, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1843 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन हुआ था। और डी है आपका, कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन के द्वारा, जो एक अंग्रेज शासक था, उसके द्वारा किया गया था। अब हम लोग इसमें से फाइंड आउट करते हैं। पूछा ही गया था कि कौन सा गलत कथन है। पहला बिल्कुल कथन सही है कि आपका 1831 में आपका छोटा नागपुर से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। मानभूम में जहां सबसे अंत में विद्रोह हुआ था वहां पर गंगा नारायण सिंह, जो एक बड़ा भूमि के राज परिवार से संबंधित हैं, उन्होंने इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। डी सी आपका, विश्व विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1843 में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन हुआ था। यह बिल्कुल सही है कि एक नए प्रांत का गठन तो हुआ था, लेकिन जो इसका ईयर दिया हुआ है, साल जो दिया हुआ है, वो गलत है। यह 1833 में हुआ था। 1833 में नए प्रांत का दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन हुआ था। तो इसीलिए यहां पर पूछा गया था कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन सी है, इसीलिए राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। और डी भी आपका बिल्कुल यहां पर सही है, क्योंकि कोल विद्रोह का अंत में दमन जो किया गया था विल्किंसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8। क्या कारण था कि टाना भगत आंदोलन स्थानीय से राष्ट्रीय आंदोलन बना? जो 1914 में यह प्रारंभ हुआ था तो यह स्थानीय स्तर पर प्रारंभ हुआ था, लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान इस आंदोलन को मिला था। तो क्या कारण था उसका? और यह महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। ऑप्शन है आपका, हिंसक नीति, अहिंसक नीति, टाना भक्तों का समर्पण नीति, या फिर बहुत भारी संख्या में लोगों का जोड़ना।
अब इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन पर एक एक करके विचार करेंगे। इसमें कोई कहीं से तथ्य नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा। अब जो टाना भगत आंदोलन है, उसमें जो टाना थे वो गांधी जी के नेतृत्व में जो चलाई जा रही थी अहिंसक आंदोलन, उससे ज्यादा प्रभावित हुए थे। और उन्होंने भी ये निर्णय लिया था कि हम महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलेंगे और हम भी अहिंसक नीति के साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन यही था टाना भगत आंदोलन का स्थानीय से राष्ट्रीय आंदोलन बनने का, कि इसमें अहिंसक नीति शामिल थी। इस वजह से महात्मा गांधी ने भी इसे स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा था। तो राइट आंसर इसका आपका बी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9। मानभूम में जहां कोल विद्रोह अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ था, उस क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपका भीमराव मानकी, बी है आपका सिंह राय, सी है आपका गंगा नारायण सिंह और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी आपका एक ऑप्शन आया था, उसमें हमने बताया भी था, जो कोल विद्रोह है आपका प्रारंभ हुआ था छोटा नागपुर से, मानभूम में अंत में यहां पर विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व जो बड़भूमि के राज परिवार के गंगा नारायण सिंह थे उनके द्वारा किया गया था। तो इसीलिए राइट आंसर सी होगा, गंगा नारायण सिंह। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, वनांचल विधेयक, या फिर हम लोग जिसे वनांचल के पहले वनांचल के नाम से जानते थे, राज्य बनने के लिए यह विधेयक कब लाया गया था? अगर आपने हिस्ट्री, झारखंड का हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता ये नहीं होगा कि झारखंड जिसे पहले वनांचल के नाम देने का निर्णय लिया गया था, बीजेपी की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, उन्होंने इस झारखंड के क्षेत्र को वनांचल नाम देने का निर्णय लिया था और उन्होंने वनांचल विधेयक बनाया भी था। लेकिन उस समय उनकी बहुमत में सरकार नहीं थी और इन्हें जो खासकर बिहार की जो सरकार थी राबड़ी देवी की, उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया था। इनके पक्ष में वोट नहीं पड़ा था, इस वजह से यह रद्द कर दिया गया था। तो ये जो विधेयक लाया गया था उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कब लाया गया था। तो ये विधेयक जो लाया गया था वनांचल विधेयक, जो आज के डेट में झारखंड है उसी के लिए लाया गया था। 1998 में लाया गया था। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार बनी। इस सरकार ने अगस्त 1998 में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, जिसे शॉर्ट में वनांचल विधेयक, जो झारखंड क्षेत्र था उसे वनांचल नाम देने का निर्णय लिया गया था। 1998 तैयार कर विचारार्थ बिहार विधानसभा मंडल के पास भेजा था। उस पर 22 सितंबर तक अपनी राय देने को कहा गया। बिहार में उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी इस विधेयक के, और साथ ही वो इस विधेयक के विरोध में थी। वो झारखंड को अलग स्थापित नहीं करना चाहती थी एवं इस विधेयक के विधानसभा में 107 के मुकाबले 181 मतों से अस्वीकृत कर दिया गया था। इसीलिए यह विधेयक पारित नहीं हुआ पाया। तो फिर झारखंड कब बना? तो झारखंड आपका जब केंद्र में जब आई थी आपका कांग्रेस की सरकार, तब उन्होंने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक फिर से लाया था 2000, और उसी समय एक नया राज्य, उस समय एक छत्तीसगढ़ भी बना था, तो झारखंड भी एक अलग से बना था। तो ये 2000 में बना था। लेकिन इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, वनांचल विधेयक के नाम से जानते हैं, 1998 में लाया था। तो राइट आंसर यहां पर आपका ए होगा। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। अपना फीडबैक जरूर दें कि यह आपका सेशन कैसा लगा, और साथ ही वैल्यूएबल कमेंट करें, जिससे कि और भी अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपका जो इस चैनल
से जुड़ना चाहते हैं, जो आप हमारी क्लासेस वगैरह के लिए या फिर हमारे टेस्ट सीरीज के लिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे स्टडी मटेरियल है जिसमें कि आपको जेपीएससी, जेएसएससी और जो हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए है उसके लिए अध्ययन सामग्री प्रोवाइड की जाती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू।